वेलकम टू टेम क्लासेज। आज आपको रिफ्रैक्शन इन स्फेरिकल सरफेस इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं कि गोलीय सतह पर अपवर्तन। तो गोलीय सतह पर अपवर्तन कैसे होता है, उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, साथ में उसका क्या फार्मूला होता है, ये सारी चीज़ें हमें जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। अब जो ये स्फेरिकल सरफेस है, ये कैसा हो सकता है, कॉनकेव सरफेस भी हो सकता है और कॉन्वेक्स सरफेस भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक बनाते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, ये हो गया स्फेरिकल सरफेस। और यहाँ पर ये बन गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को बोल देंगे P और यहाँ पर रख देंगे एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, इसको O से डिनोट करते हैं। अब इसका देखना हमें इमेज कहाँ बन रहा है। सबसे पहले तो इसका हमें इमेज निकालेंगे। तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहला क्या करेंगे, एक रे इस प्रिंसिपल एक्सिस से लेके जाएंगे सीधा, और प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी रे जाती है वो कैसे निकलेगा, वो सीधा अनडिफ्लेक्टेड निकल जाती है, बिना डिफ्लेक्ट हुए ही ऐसे सीधे निकल जाती है। दूसरा रे क्या करेंगे, इसको यहाँ से बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे गया और यहाँ जाने के बाद सबसे पहले तो इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन कैसे होगा उसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ बनाना पड़ेगा हमको इसका नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे बनता है, ये स्फेरिकल सरफेस है, तो ये किसी न किसी एक गोले का भाग है, ये किसी न किसी एक गोले का भाग है। और इस गोले का जो सेंटर होगा, यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर है, तो ये सेंटर जो हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को बोल देते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पे ये हो जाएगा नॉर्मल। तो ये लाइट जो है जाना था इसको इस तरीके से सीधा, लेकिन जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जब भी इस मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो होगा क्या होगा, ये लाइट क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। और किधर मुड़ता है वो डिपेंड करता है दोनों में से कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा मीडियम रेयरर है। तो यहाँ पर जो ये मीडियम है, ये क्या है, एयर है, तो ये मीडियम हो जाएगा रेयरर मीडियम, और अंदर वाला मीडियम कैसा हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो कभी भी रेयरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में लाइट जाता है तो क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। तो लाइट को जाना था इस तरीके से, लेकिन क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, ये लाइट जो है मुड़ जाएगी, और मुड़ने के बाद ये ऐसे गया लाइट और इस तरीके से बाहर निकल गया। तो एक रे ये गया और दूसरा रे ये गया, दोनों रे जहाँ मिला इस पॉइंट में मिला, तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। इस पॉइंट बन गया इमेज, और इसको डिनोट कर देते हैं आई से। तो पूरे इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है। ये स्फेरिकल सरफेस है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। साथ में इस पॉइंट को मान लेते हैं M, ये पॉइंट है, इसको मान लिया गया M, और ये पॉइंट है P, और इस पॉइंट से नीचे ऐसे लाइन खींची गई सीधा, और इस पॉइंट को मान लेते हैं N। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स है, ये पॉइंट O है, ये P है, ये N है, ये C है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये I है, और यहाँ पे M। सबसे पहले तो ये हो गया। साथ में जो एंगल होगा, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये नॉर्मल और ये क्या है, इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई से डिनोट करते हैं। उसी तरह के नॉर्मल और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच का जो एंगल होगा ये इसको आर से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया, इसको हम पूरा ऐसे बना देंगे, सी पे ले जाएगा पॉइंट, ये हो गया, ये पूरा एंगल हो गया आर। साथ में यहाँ पर कुछ और एंगल को हम मानेंगे, जैसे कि एक ये एंगल है, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, यहाँ पर इस वाले एंगल को मान लेते हैं बीटा, और यहाँ पे इस एंगल को मान लेते हैं गामा। तो यहाँ पे तीन एंगल और हो गया, अल्फ़ा, बीटा, गामा, और साथ में आई और आर ये एंगल है। तो सबसे पहले ये तो बन गया इसका रे डायग्राम। अब हमें इससे क्या करना है, इसका फार्मूला डिराइव करना है कि स्फेरिकल सरफेस के लिए क्या फार्मूला होगा। तो यहाँ पर देखते हैं एट पॉइंट M पे देखना है हमको, यहाँ लिखेंगे एट पॉइंट M। पॉइंट M पे क्या लगना है हमको, स्नेल लॉ लगाना है। यहाँ पर I और यहाँ पे R। तो स्नेल लॉ क्या कहता है कि साइन I डिवाइड बाई साइन R इक्वल टू हो जाता है रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स N, और किसका, सेकंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसको लिख सकते हैं N2/N1, ये भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखना ये है कि जो I और R है, इसका जो एंगल है वो बहुत क्या स्मॉल एंगल है। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल ऑफ I एंड R। अगर दोनों स्मॉल एंगल है तो जो साइन I है इसको हम सिर्फ I लिख सकते हैं। उसी तरीके से
जो साइन आर है ये भी किसके बराबर होगा, ये आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन आई की जगह आई लिख देंगे और साइन आर की जगह आर लिख देंगे। तो आगे इसी इक्वेशन में इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो इसी इक्वेशन से ये वैल्यू रखने के बाद हो जाएगा यहाँ पर आई डिवाइड बाई आर इक्वल टू N2/N1, N2/N1। अब यहाँ क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा, आई N1 इक्वल टू R N2, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन ये और इक्वेशन ये। अब हमें आगे क्या करना है, हमें लेना है ट्रायंगल। और ट्रायंगल कौन सा लेना है, सबसे पहले तो लेना है MCI। सबसे पहले ये ट्रायंगल लेना है, ये वाला MCI। तो इसको यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट हो गया M, इधर से गया ये C और ये हो गया I, इस तरीके का बन गया। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो है R, ये वाला एंगल है गामा, और यहाँ पे एंगल है वो है बीटा। यहाँ पर MI और ये C। तो ये ट्रायंगल मिल गया MCI इसको यहाँ बना दिए। तो इस ट्रायंगल में रूल क्या होता है कि ये बीटा एंगल जो है, जो ट्रायंगल के बाहर का जो एंगल है वो एंगल किसके बराबर होता है, अंदर के सामने वाले जो एंगल है, इसके सामने का एंगल ये है और ये दोनों एंगल का जो है, अगर दोनों को ऐड कर दे तो ये बाहर वाला जो एंगल है इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर होगा क्या कि बीटा किसके बराबर हो जाएगा, R प्लस ये है गामा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, R की वैल्यू निकालेंगे। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये गामा को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा बीटा माइनस गामा, ये हो गया बीटा माइनस गामा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। तो हमें एक इक्वेशन ये मिल गया, और ये इक्वेशन कहाँ से मिला, ये इक्वेशन मिला फ्रॉम ट्रायंगल MCI। इस ट्रायंगल से हमें सबसे पहले तो एक ये रिलेशनशिप मिल गया। तो अब इक्वेशन 3 को यहाँ पे लिख देते हैं। तो इक्वेशन 3 क्या था, R इक्वल टू बीटा माइनस वाई, ये है इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हो गया। अब हमें अगला जो ट्रायंगल लेना है वो लेना है M, ये है O और ये है C, MOC। अब ट्रायंगल हमें लेना है तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम ट्रायंगल MOC। अब इस ट्रायंगल में देखना हमें, तो इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, यहाँ पर वापस इसका बनाते हैं, इस तरह के बना हुआ है। अब इसमें ये वाला एंगल है बीटा, ये C पॉइंट है, ये पॉइंट M है और ये पॉइंट O है। क्या लिए हैं, MOC। इसी ट्रायंगल को लिया गया है। तो ये वाला एंगल जो है यहाँ है बीटा, साथ में यहाँ पे जो एंगल है ये है अल्फ़ा, और ये एंगल है I। तो ये एंगल कैसे आ रहा है, इसी को MC को ही आगे बढ़ा दिया गया। तो MC को ही इसी को आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल आया यही एंगल है I। तो यहाँ पर वापस हो जाएगा, ये जो बाएं वाला एंगल है वो सामने के ट्रायंगल के अंदर के जो सामने के दो एंगल है उसके बराबर होता है। तो वहाँ पर वापस हो जाएगा I किसके बराबर हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल से मिल जाएगा I किसके बराबर होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन है 4। तो हमें 3 इक्वेशन मिला, एक इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 में जो R और I की वैल्यू है वो क्या करना है, इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। फिर से बताते हैं क्या करना है, इक्वेशन 3 में जो R की वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में पुट करना है, साथ में इक्वेशन 4 का जो I की वैल्यू है वो भी क्या करना है, इक्वेशन 2 में पुट करना है। 2 में पुट करते हैं तो I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं डायरेक्ट, I का हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और साथ में क्या है N1 इक्वल टू R की वैल्यू ये है, R की वैल्यू लिख देंगे बीटा माइनस गामा, और फिर साथ में क्या है N2। ये इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है, हमें इसका ब्रैकेट हटाना है। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा N1 प्लस बीटा N1 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा बीटा N2 माइनस गामा N2। तो हमें एक इक्वेशन ये मिल गया। अब इस इक्वेशन को बोल देते हैं इक्वेशन 5। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि जो एंगल्स है I और R, ये एंगल क्या है, बहुत स्मॉल एंगल था, इसीलिए यहाँ पर लगा दिया गया था साइन I इक्वल टू I और साइन R इक्वल टू R कर दिया गया था। उसी तरीके से जो एंगल अल्फ़ा बीटा और गामा होगा ये भी क्या होगा, बहुत स्मॉल एंगल होगा। और अगर स्मॉल एंगल है तो अल्फ़ा को लिख सकते हैं हम 10 अल्फ़ा। उसी तरह जो बीटा एंगल है उसको लिख सकते हैं 10 बीटा, और उसी तरह गामा को लिख सकते हैं 10 गामा। तो ये लिख देंगे। अब यहाँ पर जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा यहाँ पर है
तो हमें यहाँ लेना है एक ट्रायंगल लेना है, तो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ओ एम और एन। तो यहाँ पर ओ एम और एन यहाँ बना देते हैं, एक ट्रायंगल ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एम, नीचे एन और यहाँ पर ओ, और यही एंगल है अल्फ़ा, ओ एम और ये एन। इस ट्रायंगल को लेंगे। अब इस ट्रायंगल में जो एंगल अल्फ़ा है, इसका अगर 10 का वैल्यू निकालना होगा तो इसका क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एम एन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये एन ओ, ये हो जाएगा एन ओ। उसी तरह एंगल हमको बीटा निकालना है, तो बीटा एंगल यहाँ पर है, तो इसका हमें एक ट्रायंगल खोजना है जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। तो इसका क्या हो जाएगा, सी एम और एन। तो यहाँ पे हो जाएगा सी एम और एन। इस ट्रायंगल को लेंगे। अब इस ट्रायंगल में वापस इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो इसके लिए लंब क्या है, एम एन, लंब और ये आधार ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी एम एन डिवाइड बाई एन सी, ये हो गया एन सी। अब हमें गामा देखना है, तो यहाँ पे वापस एक ट्रायंगल देखेंगे जो एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। तो ये गामा है और इसके लिए बनाएंगे तो ये वाला हो जाएगा आई एम एन, ये ट्रायंगल हो जाएगा। वापस बताते हैं आई एम एन। इस ट्रायंगल को लेंगे, तो इस ट्रायंगल में एंगल गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब एम एन और बटे आधार क्या हो जाएगा, एन आई। यहाँ लिख देते हैं इसकी वैल्यू एम एन डिवाइड बाई एन आई। तो हमें ये 3 वैल्यू मिल गई, 10 अल्फ़ा की वैल्यू, 10 बीटा की वैल्यू और 10 गामा की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है, इक्वेशन 5 में वापस पुट कर देना है। तो पुट करने के पहले एक चीज़ और हमें देखना है कि जो ये n है वो क्या है, P के एकदम पास होगा। क्यों पास होगा, क्योंकि ये जो लेंस है वो क्या लेंस है, बहुत थिन लेंस है। अगर थिन लेंस होगा तो इसका जो कर्वेचर है वो कर्वेचर क्या होगा, बहुत कम होगा, फ्लैटर ज़्यादा होगा। क्योंकि हमें इस पूरे चैप्टर में थिन लेंस के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पर भी हमें थिन लेंस के लिए ही एजम्पशन करना है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है एकदम नहीं के बराबर होगा। तो यहाँ पे n को हम क्या मान सकते हैं, P मान सकते हैं। तो इसमें जहाँ पर भी n लिखा हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, P कर देंगे। तो यहाँ पे करते हैं, ऊपर वाले में mn को नहीं करेंगे, बाकी कर देंगे नीचे में कर देंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ जो भी दिया गया उसको करेंगे, तो ऊपर लिख देंगे mn और डिवाइड इसको लिख सकते हैं PO, इसको लिख सकते हैं mn और इसको nc को लिख सकते हैं PC। उसी तरह mn को लिख सकते हैं PI, ये हो जाएगा mn बटा क्या लिख दें PI। तो हमें अब ये वैल्यू क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन 5 में। तो ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 5 पे यहाँ उतार दिए। अब क्या करना है, सबसे पहले तो अल्फ़ा को 10 अल्फ़ा, बीटा को 10 बीटा और गामा को 10 गामा लिखेंगे और फिर उसके बाद ये वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा n1 और साथ में हो जाएगा 10 अल्फ़ा प्लस यहाँ पे हो जाएगा n1 और बीटा की जगह लिख देंगे 10 बीटा इक्वल टू यहाँ पर वापस n1 n2 हो गया और साथ में बीटा की जगह लिख देंगे यहाँ पर 10 बीटा और माइनस यहाँ पे हो गया n2 और गामा की जगह लिख देंगे 10 गामा। अब इसमें 10 अल्फ़ा 10 बीटा और 10 गामा की जो ये वैल्यू है, यही वैल्यू क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। तो आगे करते हैं, इसमें n1 और 10 अल्फ़ा की जगह क्या है, mn बाई PO। तो यहाँ पे लिख देंगे mn डिवाइड बाई PO, ये हो गया। प्लस वापस लेते हैं n1 और 10 बीटा की वैल्यू है mn बाई PC, यहाँ लिख देंगे mn डिवाइड बाई PC, ये हो गया। इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पर n2 और 10 बीटा की जगह लिख देंगे वापस mn डिवाइड बाई PC और फिर माइनस n2 और 10 गामा की जगह लिख देंगे mn डिवाइड बाई PI। तो ये इक्वेशन हो गया। अब हमें ये इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, यहाँ पर भी mn है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर हर जगह mn है। तो mn से mn पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे mn को एक दूसरे से कैंसिल कर दिए। तो आगे क्या बच गया, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ बच गया n1 डिवाइड बाई PO प्लस यहाँ बच गया n1 डिवाइड बाई PC इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा n2 डिवाइड बाई PC और यहाँ हो गया माइनस n2 डिवाइड बाई PI। तो हमें एक इक्वेशन ये मिल गया। अब इस इक्वेशन में ये 4 वैल्यू है, एक है PO, दूसरा है PC और तीसरा भी है PC और फोर्थ है PI। इसकी हमें वैल्यू देखना है कि वैल्यू क्या पुट करेंगे। तो यहाँ वापस जाएंगे फिगर में, P और O, ये P है और ये O है, ठीक है। तो P से O के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको डिनोट करते हैं U से, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को U से डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट कर देंगे U से। उसके बाद आएगा PC, तो PC ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको डिनोट करते हैं R से। उसके बाद आएगा PI, P हो गया और I हो गया,
ये क्या है, इमेज है, तो यहाँ से इमेज के बीच के डिस्टेंस को कैसे करते हैं, वी से करते हैं। तो यहाँ पर ये तो हो गया, इसको सिंबल हो गया। साथ में इसमें क्या देखना है, इसका साइन कन्वेंशन के साथ लगाना होता है कि इसमें पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो इस पॉइंट से जितने भी डिस्टेंस इधर की तरफ होते हैं, इस पॉइंट से अगर इधर की तरफ डिस्टेंस है तो उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, और इधर की तरफ होगा तो उसको निगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर जो PO है वो क्या है, इस पॉइंट से इधर की तरफ है, तो इसका जो डिस्टेंस, तो इसका जो U की वैल्यू होगा वो कैसा होगा, निगेटिव के साथ होगा। तो यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं निगेटिव। साथ में अब R है, तो इस पॉइंट से इधर की तरफ है R, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को ही बोलते हैं R। तो ये डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट से इधर की तरफ है, राइट साइड में है, तो इसको लिखेंगे प्लस में। साथ में PI का डिस्टेंस इधर की तरफ है, तो इसको लिखते हैं प्लस में। अब ये पूरा जो PO है, PC और PI, इस पूरी जो इसकी वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या करना है, हमें इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ पे करते हैं पुट, यहाँ हो जाएगा N1 और PO की जगह लिखेंगे -U, तो यहाँ लिख देंगे -U प्लस ये वापस N1 और PC की जगह लिखेंगे R, और ये होगा प्लस में R हो गया, इक्वल टू N2 डिवाइड बाई वापस PC है, तो यहाँ पे R हो गया -N2 और PI की जगह क्या हो जाएगा, V हो गया, यहाँ पर लिख देंगे V। अब आगे हमें क्या करना है कि दोनों R को एक साथ लिखना है, तो इसका इधर कर देंगे और इस वाले को इधर चेंज करेंगे। क्या करना है हमें, इस वाले को इक्वल किधर ले जाएंगे और इस वाले को इधर ले आएंगे। तो जब ऐसा करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर इस वाले को इधर लाते हैं, तो यहाँ माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे N2 डिवाइड बाई V, ये हो जाएगा प्लस में। साथ में ये वैल्यू यहाँ माइनस लिखा है, तो यहाँ माइनस के साथ ही रहेगा, तो माइनस हो जाएगा N1 डिवाइड बाई U, ये वैल्यू हो गया। अब हमें इसको करना है, तो ये वैल्यू दिया है N2 बाई R, तो यहाँ पे N2 डिवाइड बाई R, और ये वैल्यू पॉजिटिव में दिया है और इक्वल के इधर ले जाना है, तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, तो हो जाएगा -N1 बाई R, ये हो गया। इसमें क्या करना है, R को कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखते हैं नीचे N2 डिवाइड बाई V माइनस N1 डिवाइड बाई U इक्वल टू, अब यहाँ पे R को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर N2 माइनस N1। ये इक्वेशन हो गया स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो स्फेरिकल सरफेस का जो फार्मूला होता है ये होता है, इसमें N2 क्या है, N2 इस ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, N1 क्या है, N1 जो है इस ग्लास के बाहर का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स है, V क्या है, V जो है पोल से इमेज का डिस्टेंस है, U जो है पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये पूरा फार्मूला होता है, इस पूरे फार्मूले पे न्यूमेरिकल किया जा सकता है। अब ये जो लेंस है, ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस है। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला कॉन्वेक्स सरफेस और कॉन्केव सरफेस, अगर हम इसमें कॉन्केव सरफेस भी ले लेते हैं, इस तरह का सरफेस अगर लेते हैं, ये इसको बोलते हैं कॉन्केव सरफेस। तो कॉन्केव सरफेस या कॉन्वेक्स सरफेस दोनों के लिए ये फार्मूला अप्लीकेबल होता है, एक ही वैल्यू आती है, तो दोनों ना करा के एक ही हम करा रहे हैं, तो ये फार्मूला होगा। अब जो ये फार्मूला हमेशा और हमेशा कब यूज करेंगे, जब ये बाहर का जो मीडियम है वो कैसा हो, रेयर मीडियम हो, और जो स्फीयर है उसका मीडियम कैसा हो, डेंसर मीडियम हो। तो हमेशा जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है उस समय ये फार्मूला यूज करते हैं। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब लाइट जा रहा है, रे जब जा रहा है, रे कहाँ से जा रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, उस समय इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर यही बाहर का जो मीडियम है, अगर वो मीडियम हो डेंसर और उसके कंपेयर में जो स्फीयर है उसका मीडियम हो जाए रेयर, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो लाइट जा रहा है वो डेंसर से अगर रेयर में जाता है, तो उस केस में इस फार्मूले में थोड़ा सा चेंजेज होता है। वो चेंजेस क्या होता है, N1 की जगह N2 हो जाएगा और N2 की जगह 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, N2 की जगह लिख देंगे N1, N1 डिवाइड बाई V और माइनस, और N1 की जगह क्या लिख देंगे N2, तो यहाँ हो जाएगा N2 डिवाइड बाई U इक्वल टू, वापस यहाँ पे भी N2 की जगह लिख देंगे N1 माइनस N1 की जगह लिख देंगे N2 और डिवाइड बाई R। तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो दोनों फार्मूला याद रखना है और समझना क्या है कि अगर बाहर का मीडियम रेयर हो और उसके कंपेयर में स्फीयर का मीडियम अगर डेंसर हो तो उस समय ये फार्मूला होता है N2 माइनस N1 होता है, और अगर बाहर का मीडियम डेंसर हो जाए और स्फीयर का मीडियम अगर रेयर हो जाए तो उस समय N1 माइनस N2 वाला फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ आपको दोनों का दोनों फार्मूला समझना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। एक फार्मूला याद होगा, दूसरा फार्मूला अपने ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो ये टोटल था स्फेरिकल मिरर में
रिफ्रैक्शन कैसे होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि लेंस मेकिंग फार्मूला क्या होता है। वो लेंस मेकिंग फार्मूला भी इसी 2 फार्मूले पर ही बेस्ड रहेगा। इन 2 फार्मूलों के हेल्प से ही लेंस का फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।